स्टैक चल रहा था, स्टैक के कंटिन्यूटी में ही अगला टॉपिक है क्यूज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। जिस तरह हमने स्टैक में पढ़ा था, यूनिट 2 ही चल रहा है, टॉपिक है क्यू। इससे पहले हमने जो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया, दैट वाज स्टैक। अब स्टैक की एक प्रॉपर्टी थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इंसर्शन और डिलीशन टेक प्लेस फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विद रिस्पेक्ट टू स्टैक के लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी फॉलो करता था, और इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। जब हम क्यू की बात करते हैं, क्यू इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल डेली लाइफ की कोई भी क्यू से, नॉर्मल डेली लाइफ की कोई भी क्यू से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग बुक बैंक के लिए क्यू लगाते हैं, तो द पर्सन, सपोज एक काउंटर है आपके पास, द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द काउंटर, फर्स्ट पर्सन है, ये सबसे पहले आया, तो दिस विल बी द वन टू गेट दी बुक्स फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड पर्सन आया, थर्ड पर्सन आया, तो जो भी कोई पर्सन आता जा रहा है, इट इज, नाम ही क्यू है इसका, तो इट इज बीइंग इंसर्टेड एट द लास्ट। पहली चीज तो दिख रही है कि इट इज बीइंग इंसर्टेड एट द लास्ट, लास्ट में इंसर्ट हो रहा है, और जो इंसर्शन हुआ वो तो लास्ट में हुआ, एंड ऑफ द क्यू हुआ, एक नया पर्सन आया, एंड ऑफ द क्यू इंसर्ट हुआ। लेकिन डिलीशन का मतलब व्हेन एवर द जॉब इज कंप्लीटेड, पर्सन इज रिमूव्ड, तो दिस वन इज द फर्स्ट वन टू बी in the queue, this is the second one to be in the queue, this is the third one in the queue, fourth one in the queue, and the fifth one in the queue. That means this is the last person to be inserted into the queue. लेकिन जो डिलीशन होगा या रिमूवल होगा, जब सबसे पहले काउंटर में फर्स्ट को सर्व किया, इसने फर्स्ट को सर्व किया, और आफ्टर सर्विंग दिस फर्स्ट पर्सन, इट इज बीइंग रिमूव्ड, दिस पर्सन इज बीइंग रिमूव्ड। दैट मीन्स जो सबसे पहले रिमूवल हुआ, it will be of the first person. Removal is being done of the first person, और जो इंसर्शन हो रहा है वो लास्ट में हो रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम अगर ध्यान से देखें, जो क्यू की नॉर्मल प्रॉपर्टी, तो अब जो नेक्स्ट डिलीट होगा, नेक्स्ट डिलीशन वुड बी दिस सेकेंड पर्सन, उसके बाद जो नेक्स्ट डिलीशन होगा, दिस विल बी ऑफ थर्ड पर्सन, एंड सो ऑन। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, दिस इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द पर्सन विच इज बीइंग एडेड फर्स्ट इन द क्यू इज द वन टू बी रिमूव्ड फर्स्ट फ्रॉम द क्यू। तो इसी के हम जब हम डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के थ्रू बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इसी को, पर्सन ना बोल के हम बोल देंगे एलिमेंट। द एलिमेंट विच इज बीइंग इंसर्टेड फर्स्ट इन द क्यू विल बी द वन टू बी डिलीटेड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम द क्यू। तो मेरे पास यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड पर हो रहे हैं, यहाँ पर देखा आपने, इंसर्शन तो यहाँ इंसर्शन तो यहाँ लास्ट में हो रहा है, और डिलीशन मेरा फ्रंट पे हो रहा है, फ्रंट से होता है। इंसर्शन फ्रंट से हो रहा है, सॉरी, इंसर्शन लास्ट में हो रहा है, और डिलीशन मेरा फ्रंट पर से हो रहा है। तो इस बार मेरे पास ये जो क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर होगा, इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर के दो एंड होंगे। वन एंड विल बी नोन एज फ्रंट, मैं इसको फ्रंट नाम से ही पुकारूंगा, एंड सेकेंड एंड वुड बी नोन एज रियर। ठीक है, तो इसी को हम
डेफिनेशन को और रिफाइन कर देते हैं, तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion of element takes place from rear and deletion of element take place from front। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि जब मैं फ्रंट और रियर की बात करूंगा, फ्रंट से डिलीशन और रियर से इंसर्शन, रियर से इंसर्शन। तो अब मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोग्रामेटिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू को पहले की तरह ही दो टेक्निक हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन मेमोरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन मेमोरी। जिस तरह स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टेक्निक्स थी, जिसमें से हमने एक ही पढ़ा, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट वाला भी आगे कवर करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आई डू हैव टू टेक्निक्स, पहले की तरह ही एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू एंड सेकेंड वन इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो अभी हम सिर्फ एरे रिप्रेजेंटेशन पर कंसेंट्रेट करेंगे। इन केस ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, तो अब जब मैं एरे से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आपके पास एक तो एरे है और साथ ही साथ में आपके पास दो वेरिएबल हैं। फ्रंट को मैं एफ से डिनोट कर दे रहा हूं और रियर को मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूं। वी डू हैव टू वेरिएबल्स, फ्रंट डिनोटिंग बाय एफ एंड रियर डिनोटेड बाय आर। तो जिस समय स्टैक, अब स्टैक की जब हमने बात की थी तो सबसे पहले हमने बात की थी कि व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, दैट इट मींस देयर आर नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है मेरे पास। इसी तरह हम यहाँ बात करते हैं कि जब क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, योर क्यू इज एम्प्टी, उस केस में दोनों ही फ्रंट एंड रियर वुड बी पॉइंटिंग टू -1, जबकि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा हो। सेम केस है जैसा स्टैक में पढ़ा था। स्टैक के केस में हमने टॉप वेरिएबल लिया था। उस टॉप के लिए हमने कहा था कि जब स्टैक इज एम्प्टी, योर टॉप शुड बी पॉइंटिंग समवेयर आउटसाइड, वन पोजीशन आउटसाइड और वन पोजीशन लेफ्ट ऑफ योर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू। तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्योंकि 0 था तो हमने उसको टॉप को -1 पर इनिशियलाइज किया था। सिमिलर वुड बी द केस हियर, व्हेन योर क्यू इज एम्प्टी, योर फ्रंट एंड रियर वुड बी पॉइंटिंग टू वन पोजीशन लेफ्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ योर एरे। आपकी एरे के फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के वन पोजीशन लेफ्ट पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं हम जिसमें कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरा फ्रंट एंड रियर उस केस में दोनों ही -1 पर पॉइंट आउट कर रहा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, तो उसके बाद अब जब मैं क्यू पढ़ता हूं तो क्यू में भी मेरे पास 2 टाइप या 3 टाइप के टाइप ऑफ क्यू आता है। टाइप ऑफ क्यू सर इसमें बस एक ही, हाँ बोलो सर इसमें बस एक ही डिफरेंस होगा ना, जब इसमें पॉप करेंगे तो स्टार्टिंग से लेंगे, मतलब एंड से लेंगे। हाँ, पॉप करेंगे तो शुरुआत से लेंगे, फ्रंट से लेंगे, डिलीशन फ्रंट से। अभी बताया था ना क्यू का एग्जांपल। सेम रहेगा। हाँ, पुश स्टैक जैसा रहेगा सर। पुश स्टैक जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे भी यहाँ पर ना। कंसेप्ट वही रहेंगे, वैसा ही सा रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको टाइप ऑफ क्यू। स्टैक एक ही टाइप का था मेरे पास, स्टैक ही था, वहाँ कोई टाइप नहीं था। लेकिन क्यू
के डिफरेंट टाइप्स भी हैं। तो पहला है, फर्स्ट वन इज नोन एज लीनियर क्यू, सेकेंड इज सर्कुलर क्यू, एंड थर्ड इज डबली एंडेड क्यू। अब क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे। डबली एंडेड क्यू, ठीक है। अब लीनियर क्यू, अब देखिए क्वेश्चन में अगर सिर्फ क्यू लिखा हो, ये बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर वो कुछ ना लिखे, वो आपको कह दे कि क्यू का इंसर्शन डिलीशन बताइए, या एल्गो लिखिए क्यू के इंसर्शन डिलीशन का, या प्रोग्राम लिखिए इंसर्शन डिलीशन का क्यू का, तो सिंपली आपको सर्कुलर क्यू कंसीडर करना है। अगर वो कुछ मेंशन नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सर्कुलर क्यू के बारे में ही लिखना है। दिस इज मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। वो नहीं लिखेगा अगर सिर्फ क्यू लिख दिया। अगर मैं आगे भी पूरे पेपर में, पूरे डेटा स्ट्रक्चर में मैं क्यू बोलूं तो क्यू का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलर क्यू। लीनियर क्यू की हम सिर्फ अभी बात करेंगे, आगे हम कभी बात भी नहीं करेंगे लीनियर क्यू की। हाँ, डबली एंडेड क्यू अगर मैं बोलूँगा डबली एंडेड क्यू तो दैट मीन्स डबली एंडेड क्यू। मैं सिर्फ क्यू बोल दूंगा तो उसका इम्प्लिसिट मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलर क्यू। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वहाँ ये मत पूछना कि सर कौन सा क्यू का लिखना था मुझे, लीनियर लिखूँ कि सर्कुलर लिखूँ कि डबली लिखूँ। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्यू बोल रहा है, तो उसका ही मतलब है कि वो सर्कुलर क्यू की बात कर रहा है। वो सिर्फ क्यू के बारे में जानकारी रखना चाहता है, वो सिर्फ सर्कुलर क्यू की ही बारे में बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि डिफ़ॉल्ट सर्कुलर क्यू की ही बात होती है। लेकिन अभी क्योंकि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, तो अभी हम पहले लीनियर क्यू की बात करेंगे। तो पहले हम लीनियर क्यू की बात करते हैं। लीनियर क्यू, लीनियर क्यू के केस में अभी हमने देखा कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एरे। मैं एरे की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं एरे की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एरे है। सपोज नेम ऑफ दिस एरे इज क्यू लिख देते हैं और इसका साइज है कुछ, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, साइज -1 तक गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। फ्रंट है इनिशियली, क्योंकि जब ये एम्प्टी है तो फ्रंट -1 पे है, रियर भी -1 पे है। फ्रंट भी -1 पे है और रियर भी -1 पे है। अभी हम ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन पहले हम इंसर्शन डिलीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्यू के केस में इंसर्शन को बोला जाता है, जिस तरह स्टैक के केस में इंसर्शन को पुश बोला जा रहा था, यहाँ पर इंसर्शन को बोला जाता है एन क्यू, और डिलीशन को बोला जाता है डी क्यू। इंसर्शन इज नोन एज एन क्यू एंड डिलीशन इज नोन एज डी क्यू। जिस तरह वहाँ पुश एंड पॉप बोल रहे थे, यहाँ ऑपरेशंस को बोला जाता है एन क्यू एंड डी क्यू। तो ये दो वर्ड भी याद रखते हैं कि अगर बोलता है एन क्यू दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन इन अ क्यू। तो मैं इंसर्शन की बात करता हूँ कि इनिशियली व्हेन योर क्यू इज एम्प्टी, इनिशियली एम्प्टी है, सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। अब अंडरफ्लो समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है फिगर में। अंडरफ्लो किस केस में होगा अंडरफ्लो? जब आपका फ्रंट और रियर दोनों ही -1 पर होंगे। इसको भी हम थोड़ा सा अभी और रिफाइन करेंगे। जब फ्रंट इक्वल टू रियर हो और दोनों ही -1 पे हो, तो इस केस में आपका अंडरफ्लो हो जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। दोनों ही -1 पर हो तो उस केस में अंडरफ्लो। अगर इफ लगा दूंगा तो कंपैरिजन ऑपरेटर लगा लेना। तो अंडरफ्लो के केस में दिख रहा है, क्योंकि अभी इनिशियली एम्प्टी है, जैसे ही एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर दोनों मेरा -1 पे होता है, तो मैं इसको कह दूंगा इट इज़ अ केस ऑफ अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कब चेक करते हैं? जब हम डिलीशन करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंसर्शन की। तो जैसे ही पहला एलिमेंट आएगा, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही पहला एलिमेंट इंसर्ट होने के लिए आएगा
तो आपको चेक करना होगा सबसे पहले क्या, अब देखो दो केस हैं, या तो फ्रंट और रियर, पहले बात तो इंसर्शन करना है ना, पहली चीज इंसर्शन करना है। और इंसर्शन के केस में सबसे पहले ओवरफ्लो चेक करेंगे, जैसे पहले करते थे, अभी ओवरफ्लो बताऊंगा मैं। ओवरफ्लो चेक करते थे, और अगर ओवरफ्लो नहीं हो रहा तो मैं इंसर्ट कर दूंगा। और इंसर्ट भी कहाँ पर होता है ये भी आपको पता है, इंसर्शन होता है किस एंड पर, रियर एंड पर, ये ध्यान रखना है। इंसर्शन के करते वक्त सबसे पहले ओवरफ्लो चेक करना है। अभी कंसीडरिंग, क्योंकि हमने देखा है कि इनिशियली ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो अब जब भी इंसर्शन करना है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी आपके पास। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये आपका जीरो के बाहर होगा, फ्रंट एम्प्टी होगा, या सिंपली आपको कहीं बीच में होगा फ्रंट। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कि एक कंडीशन तो जब भी इंसर्शन होगा, आगे जाके लीनियर क्यू की बात कर रहा हूं, लीनियर क्यू में दो केस बनेंगे। पहला केस तो फ्रंट और रियर -1 पर है, और दूसरा केस में फ्रंट कहीं मिडिल पर है, सॉरी रियर कहीं, फ्रंट और रियर -1 पे है, और इंसर्शन कर रहे हैं क्योंकि रियर का ध्यान रखना है, रियर कहीं मिड में है, ठीक है, कहीं भी मिड में हो सकता है वो। तो पहला केस, अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 पे है और पहला एलिमेंट इंसर्ट होता है, तो यू विल सेट बोथ फ्रंट एंड रियर टू 0। उस केस में आप फ्रंट और रियर दोनों को ही 0 पर सेट कर दोगे। पहला वाला केस इंसर्शन कर रहा हूं, इंसर्शन में दो केस यहां पर लेके चलने पड़ेंगे मुझे, क्या फ्रंट और रियर, क्योंकि देखो ये वाला वो केस है जिसमें फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को ही सेट करना है। नहीं तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रियर की वैल्यू को ही चेंज करना होगा। ये पहला एक्सट्रीम वाला कंडीशन है, जब आपका क्यू एम्प्टी है, उस केस में मुझे फ्रंट और रियर दोनों को ही एक्सेस करना होगा। नहीं तो आगे से इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे, उस केस में मुझे सिर्फ रियर को ही चेंज करना होगा, रियर पर ही इंसर्शन होता है, उसके अलावा मुझे फ्रंट को चेंज नहीं करना होगा। ये वाली बात समझ में आ रहे हो, ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। दोबारा बताऊं, किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा बताऊं? नो सर। किसी को नहीं समझ में आओ तो पूछ लेना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको स्टैक समझ में आ गया था, तो स्टैक समझ में आ गया था तो फिर ये भी उसी की तरह चल रहा है, तो ये भी समझ में आएगा, है ना। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, उसी से कंपेयर करते जाओगे, स्टैक से ही कंपेयर करते जाओगे तो वैसा सही चलता जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर एक केस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इंसर्शन के केस में जब भी मैं इंसर्शन करूँगा, इंसर्शन के केस में, और ध्यान रखना लीनियर के लिए बात कर रहा हूँ, लीनियर क्यू की, सर्कुलर क्यू की बात करूँगा तो 3 केस हो जाएंगे। इंसर्शन के केस में आपको 2 केस बनेंगे। फर्स्ट, जबकि आपका एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी है, बिल्कुल ही एम्प्टी है, ये कैसे पता लगोगे? दैट मीन्स आपका फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 पर है, ठीक है। नहीं तो फ्रंट और रियर कहीं भी हो, मुझे सिर्फ रियर से मतलब है, रियर कहीं मिड में है ना, कहीं भी मिड में है, कहीं भी एरे पर पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस वाले केस में जब, तो आप दोनों ही फ्रंट को भी 0 सेट करोगे, रियर को भी 0 सेट करोगे। और क्या करोगे, रियर पर सपोज क्यू नाम दिया था मुझे, क्यू के रियर पर एलिमेंट को इंसर्ट कर दोगे। अगर कहीं मिड में है तो मैं सिंपली रियर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा बाय 1, और क्यू के एरे का नाम था, रियर पर एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसी को हम देखते हैं अपने एक एरे से।
इनिशियली योर अरे इज एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 से साइज -1 तक, फ्रंट की वैल्यू -1 है, रियर की वैल्यू -1। क्वेश्चन दिया है आपको इंसर्ट 0 इंसर्ट, क्या क्या इंसर्ट करना है, न्यूमेरिक ले लेते हैं, इंसर्ट 10 20 30 40 50 60 70 80, ये इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्ट किया, पहला एलिमेंट आया 10, आपने चेक किया, क्या चेक किया, ये चेक किया, दो केसेस हैं यहाँ पर मेरे पास, क्या एम्प्टी है, फ्रंट और रियर -1 पे हैं, मैंने चेक किया, हाँ फ्रंट और रियर -1 पे हैं। जब फ्रंट और रियर -1 पे हैं तो आप इस डिसीजन मेकिंग में इस लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रांच पर आ गए। अगर फ्रंट और रियर -1 पे है तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया। क्या फॉलो किया, फ्रंट और रियर दोनों को ही 0 पर सेट कीजिए। दैट मीन्स जब 10 इंसर्ट होगा, 10 इंसर्शन के लिए आपने फ्रंट को यहाँ सेट किया, रियर को भी 0 पे सेट किया, और फिर वो बोलता था कि जो भी जहाँ पर भी फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट में, ये वाला नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर भी रियर पॉइंट आउट कर रहा है उस रियर पर एलिमेंट को इंसर्ट कर दीजिए। आपने क्या किया, रियर कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा था, 0 पर कर रहा था, मेरा 10 पर एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट आया 20, अब चेक किया आपने, फिर चेक किया आपने, क्या मेरा फ्रंट और रियर -1 पे है, नहीं भाई इस बार फ्रंट और रियर मेरा -1 पर नहीं है। अगर फ्रंट और रियर -1 पे नहीं है, सिर्फ एक ही केस में लेफ्ट हैंड साइड में आना था मुझे, नहीं तो आपको राइट हैंड साइड वाले प्रोसीजर को अपनाना है। तो आपने क्या किया, अगर फ्रंट और रियर -1 पे नहीं है, कहीं बीच में है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, उस केस में रियर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया बाय 1 और क्यू के रियर पर इंसर्शन एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो यही केस आपने यहाँ देखा कि फ्रंट और रियर -1 पे नहीं है। जब फ्रंट और रियर -1 पे नहीं है, उस केस में सिर्फ मैं रियर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा बाय 1। दैट मीन्स रियर इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट पोजीशन पर आया और यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया। फिर चेक किया, नेक्स्ट पोजीशन पर आया, रियर की वैल्यू हो गई, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, रियर की वैल्यू हो गई थी यहाँ 0, यहाँ हो गई थी 1, यहाँ हो गई थी 2, 30 आ गया। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट किया, रियर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, हो गई 3, 40 आ गया। इसी तरह रियर एक बार और इंक्रीमेंट हुआ। अब क्यू को ध्यान रखें, जब भी आप क्यू में आ रहे हैं एट दी एंड ऐड होते जा रहे हैं, वो काउंटर वाली क्यू को ध्यान रखें, जब भी आ रहे हैं आप एट दी एंड ऐड होते जा रहे हैं। 50 आ गया, 60 आ गया और उसके बाद 70 आ गया। अब आप देखेंगे कि आपका क्यू हो गया है फुल। ठीक है, 70 आने के बाद क्यू हो गया है फुल। तो आप बता सकते हैं अब मुझे ओवरफ्लो की क्या कंडीशन होगी, R equal to size -1, बस R equal to size -1, rear equal to size -1, दिस वुड बी द केस ऑफ द ओवरफ्लो। अगर मैं इस डायग्राम से ओवरफ्लो की कंडीशन निकालना चाहूँ तो ओवरफ्लो जो है, सिंपल सा ओवरफ्लो की कंडीशन मुझे ऊपर फिगर में भी दिख रहा है, रियर की वैल्यू अगर इक्वल टू साइज -1 के बराबर हो जाए तो उस केस में मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपको यही चेक करना है सबसे पहले। जब लीनियर क्यूब का एल्गोरिथम लिखोगे इंसर्शन का, तो अब मैं लीनियर क्यूब की अगर मैं इंसर्शन की एल्गोरिथम की बात करूं तो सबसे पहले अब हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। क्यू में, लीनियर क्यू में, LQ लिख देता हूँ, लीनियर क्यू में इंसर्ट की बात कर रहे हैं, इंसर्ट का एल्गो लिख रहे हैं। ठीक है, क्या पास करोगे इसमें, एलिमेंट पास करोगे इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपको स्टैक वाला ध्यान है, जैसे स्टैक में किया था हमने, एलिमेंट पास किया था और साथ ही साथ में मैंने एक एरे भी पास कर दिया था, स्ट्रक्चर पास किया था, है ना, स्ट्रक्चर पास किया था मैंने वहाँ पर।
तो अब इस बार देखो स्ट्रक्चर बनाना भी इस पर आसान होगा। जैसे वहाँ पर जब आपने स्टैक में बनाया था वहाँ पर एक एरे लिया था और एक टॉप लिया था। यहाँ पर जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक एरे लूँगा, एक फ्रंट लूँगा और एक रियर लूँगा। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे, चेक फॉर ओवरफ्लो, चेक फॉर ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो की कंडीशन पता लग चुकी है। इफ, अब देखिए ओवरफ्लो क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं अभी, दो केस को मिलकर ओवरफ्लो बनेगा, दो केस को मिलकर ओवरफ्लो बनेगा। एक तो कंडीशन देख ली मेरा कि पूरा कब भरा हुआ है, अगर मैं कुछ एलिमेंट डिलीट कर देता, सपोज मैं डिलीशन करता, अभी तक मैंने इसमें डिलीशन नहीं किया है, इसी प्रोसीजर में देखते हैं कि अगर मैं एलिमेंट डिलीट करता तो आप फिजिकल क्यू को ध्यान में रखें कि जो पहले आया था वो पहले ही डिलीट होगा। तो पहले जो एलिमेंट आया था वो एलिमेंट डिलीशन कहाँ से होता है। अब इस इतना कुछ इंसर्शन करने के बाद जो आपका क्यू आया है ये हो गया है क्यू का स्ट्रक्चर। इतने एलिमेंट इंसर्शन करने के बाद क्यू का स्ट्रक्चर ये बन चुका है। दैट मीन्स फ्रंट तो 0 पर पॉइंट आउट कर रहा है और रियर जो है साइज -1 पर पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मैं इस बार डिलीशन करता हूं तो डिलीशन के लिए ध्यान है कि डिलीशन जो होता है दैट इज फ्रॉम दी फ्रंट, फ्रंट से डिलीशन होता है। फ्रंट जहां भी पॉइंट आउट कर रहा होगा वहां से डिलीशन होगा। तो अब अगर फ्रंट डिलीट से डिलीशन होगा तो अगर मैं डिलीट करूं तो फर्स्ट आइटम डिलीटेड वुड बी 10 से डिलीशन होगा। अब जिस तरह हमने पॉप किया था, पॉप में हम एलिमेंट को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराते थे और टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते थे बाय 1। सेम प्रोसीजर यहां पर होगा कि सबसे पहले हम अंडरफ्लो चेक करेंगे। अंडरफ्लो की कंडीशन आप मालूम है, फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1। क्या है इस केस में, नहीं है इस केस में, तो अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा। और जब अंडरफ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब जहां पर भी फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है उस पोजीशन से मैं डिलीट कर सकता हूं। तो फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है 0 पर, तो जहां पर भी फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है, सपोज इसका नाम क्यू था, क्यू के फ्रंट पर जो भी एलिमेंट है उसे आप टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लोगे और साथ ही साथ में फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1। दैट मीन्स इट विल बी स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी नेक्स्ट एलिमेंट। तो अगर ये डिलीट हुआ तो इस डिलीशन का मतलब है कि यहां से 10 फिजिकली डिलीट नहीं होता, लेकिन मैं पॉइंट आउट करने के लिए मैं दिखा रहा हूं कि 10 डिलीट हुआ और फ्रंट आ गया मेरा यहां पर। सिमिलरली एक और एलिमेंट अगर मैंने डिलीट किया तो 20 डिलीट हुआ और फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय हो गई 1 और फ्रंट आ गया नेक्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, अगर अब आप देखोगे कि मेरा क्या स्टैक फुल है, क्या मेरा स्टैक फुल है? नो सर, है ना, मुझे दिख रहा है कि मेरा स्टैक अभी फुल नहीं है। यहां पर मेरे पास एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो जब मैं एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल हैं लेकिन अभी साइज माइनस रियर मेरा साइज -1 पर ही है, रियर मेरा साइज -1 पर ही है और मेरा स्टैक में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ एक कंडीशन बोलकर ही नहीं बोल सकता ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब है, हम नेक्स्ट में मैं लिख रहा था कि मेरा जो ओवरफ्लो एक ही केस में हो रहा था कि फ्रंट मेरा यहाँ पर था, फुल तभी था कि फ्रंट मेरा 0 पर था और रियर साइज -1 पे पहुंच जाए। अगर ये वाला केस है तब तो ओवरफ्लो है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक करनी होंगी कि फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो और साथ में एंड लगाओगे, एंड ऑपरेटर से के साथ दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और रियर जो है इक्वल टू साइज -1 पर हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मेरा क्यू ओवरफ्लो है। इस केस में आप एग्जिट कर जाओगे, प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है, फर्स्ट लूप में नहीं फंसे और से बाहर निकल गए, तो इसका मतलब फिर दो केसेस बनते हैं। आपको रियर की नई पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ रियर। आपको रियर की नई पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रियर। कौन कौन सा? पहला वाला केस, इफ
रियर इज इक्वल टू -1, उस केस में आपको पता है कि फ्रंट और रियर में एक ही चेक करा लेता हूँ। मैं चाहता था दोनों भी चेक करा सकता था, फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हो, क्योंकि लेकिन रियर के साथ ही काम है इंसर्शन में, मैं एक ही चेक करा लूँ। एक ही कंडीशन होगा जब दोनों -1 पे तभी होंगे जब एम्प्टी होगा। तो एक भी है, इसको एक को भी चेक करा के काम चल जाएगा। उस केस में देन सेट मुझे क्या कर देना है, रियर को भी फ्रंट को भी सेट कर देना है 0 पर। नहीं तो एल्स इफ में क्या कर देना है, रियर को रियर +1 कर देना है। एल्स में काम चल जाएगा, एल्स इफ की भी जरूरत नहीं है। एल्स मुझे रियर को रियर +1 कर देना है। अब इन दोनों में से इफ एल्स से जब बाहर निकलोगे तो रियर ईदर वुड बी पॉइंटिंग टू 0 पर पॉइंट आउट कर रहा होगा, या कहीं रियर +1 के थ्रू कहीं बीच में पॉइंट आउट कर रहा होगा। और थर्ड स्टेप में जहां पर भी रियर पॉइंट आउट कर रहा था, इंसर्ट कर दो एलिमेंट को, जो भी डेटा है या एलिमेंट है। दिस इज इंसर्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम? सर इसमें हम वही कर रहे हैं ना, डिलीट करने के बाद हम पीछे लेकर आ रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं उसको। किसको स्वैप? टैग को। किसको स्वैप कर रहे हैं? नहीं, हमने किसी को स्वैप नहीं किया। डिलीट करने के डिलीशन का तो कोई बात भी नहीं हो रहा, अभी इंसर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अभी लीनियर एरे की बात कर रहा हूं, किसी को स्वैप नहीं कर रहा, किसी को भी। दोबारा से सोचो क्या आप बोल रहे हो। जी सर। हमने कुछ नहीं किया। ये वाला केस था हमारा सिंपल। फ्रंट है 0 पर, रियर पहुंच गया -1 पर, -1 पे। ये फ्रंट है 0 पर, रियर पहुंच गया साइज -1 पे, उस केस में फुल हो गया। दिख रहा है यही केस है, फुल हो गया जी सर। है ना। अगर ऐसा फुल है तो ये पहला स्टेप में चेक किया है, ये मैंने पहले स्टेप में चेक किया कि फ्रंट है 0 पर, रियर है साइज -1 पे, तो ओवरफ्लो है, स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। नहीं तो इसके अलावा 2 केसेस हो सकते हैं। कौन सा वाला केस? पहला वाला कि एम्प्टी है, जब एम्प्टी था तो फ्रंट भी -1 पे था, रियर भी -1 पे था। एम्प्टी है तो ये पहला कंडीशन चेक किया, क्या रियर -1 पे है? ये वही केस है जब एम्प्टी होगा। अगर ऐसा है तो दोनों ही फ्रंट और रियर को 0 पे सेट कर दिया, पहले इंडेक्स वैल्यू पे। रियर को भी फ्रंट को भी 0 पर सेट कर दिया। ये एल्स वाले में क्या चेक किया, चेक किया है हमने? नहीं तो अगर -1 पे नहीं था तो कुछ ऐसा थोड़ा सा भरा हुआ है। अगर थोड़ा सा भरा हुआ है, अगर इतना भरा हुआ है तो फ्रंट तो यहाँ पॉइंट आउट कर रहा होगा और रियर यहाँ पॉइंट आउट कर रहा होगा। अगर कहीं बीच में है, एक भी एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो उस केस में रियर को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। जैसे ही रियर को इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ पर इस वाले केस में ये किया है, रियर को इंक्रीमेंट करोगे जैसे ही 1, तो वो नेक्स्ट एम्प्टीड सेल पर पहुँच जाएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट एम्प्टीड सेल पर पहुँच जाएगा, इंसर्शन कहाँ होगा ना, इंसर्शन होना ही एम्प्टीड सेल पर है। एम्प्टीड सेल पे पहले वाले केस में भी, इस वाले केस में भी हमने इंसर्शन, इस वाले केस में भी हमने क्या सेट किया है, हमने 0 सेट कर एम्प्टीड सेल पर पहुंच गए। इस सेकंड केस में भी इंक्रीमेंट करके हमने क्या किया है, रियर को इंक्रीमेंट करके क्या किया है, हम नेक्स्ट एम्प्टीड सेल पर पहुंच गए। तो जैसे ही हमें एम्प्टीड सेल मिल जाता है, हम उस पोजीशन पर, अब देखो इस वाले केस में ये कहाँ पर आ गया, रियर 0 पर आ गया। पहले वाले केस में जबकि एम्प्टी था, रियर 0 पर आ गया। जब रियर 0 पर आ गया, मैंने क्यू के 0th एलिमेंट, 0th पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। इस वाले केस में कहाँ गया, 0 1 2 पर आ गया। अगर ये वाला केस है, क्योंकि इससे इंसर्शन से पहले रियर पॉइंट आउट कर रहा था 1 पर, ऐड ऑन किया तो 2 पर पहुंचा। जब 2 पर आया तो मैंने नेक्स्ट एम्प्टीड सेल पर इंसर्शन कर दिया। ऐसे ही तो हम कुछ कर रहे थे स्टैक में भी। इंसर्शन पहले बढ़ाते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को। ठीक बात है? कोई डाउट? यस सर। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, आपका टाइम भी हो गया है।